दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर है। छत्तीसगढ़ का मैं रहने वाला हूँ। ये जो घटना मैं आपको अपना बता रहा हूँ ना, इसको बीते लगभग 25 साल हो चुका है। 2001 की बात थी। मैं जवान था। मैं अपने दुकान पर काम करता था। मेरे बड़े भाई, मेरे पिताजी, हमारा मार्केट में कपड़े का दुकान था। उसमें रेडीमेड कपड़े भी, ज़्यादातर औरतों का कपड़ा बिका करता था। और कुछ कपड़े जो होते थे वो लड़कों का भी हम एक साइड में रखते थे। मतलब हमारा जो दुकान में हर प्रकार का कपड़ा, या मर्द हो या औरत हो या लड़का हो या लड़की हो, सबका मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे बड़े भाई हैं ना, वो औरतों के कपड़े पर यकीन करते थे। वो कहते थे कि सबसे ज़्यादा औरतों का कपड़ा बिकता है, उस पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, ना मैं ऐसी शक्तियों को मानता था। हम अपने परिवार में खुश थे। खाता पीता हमारा परिवार था। हम अपने काम से सिर्फ मतलब रखते थे। अभी हमारे भाई की शादी नहीं हुई थी और उनकी बातचीत लगभग तय हो चुकी थी। और करीब 6 महीने के बाद में मेरे भाई की शादी हो जाती है। उसके बाद जो भाभी आती है ना, हमारा परिवार बिखरने के कगार पर पहुंच जाता है। ऐसे ऐसे खेल वो हमारे घर में करती थी कि हमारा जो परिवार था, जो एक साथ में रहता था, हंसी खुशी परिवार रहता, सब कुछ जैसे बिखर सा गया था। सबसे गहरी चोट तो मुझे लगी थी। मेरी भाभी पढ़ी लिखी थी और इसके बाद सारा दुकान का जो काम था, जो मैं जिम्मेदारी हमारे भैया की थी, जो भी वो अब कुछ भी काम करना था, अब उन्हीं के ऊपर में सारी जिम्मेदारी मेरे पिताजी ने दे रखी थी। सारा फैसला वही करते थे। लेकिन जब भाभी आ जाती है ना, तो वो भी दुकान में आने लगती है, काम संभालने लगती है। भैया, हम लोग भी और मेरे पिताजी भी खुश थे कि चलो हमारी बहू पढ़ी लिखी आई है, हमारे बिजनेस को संभाल रही है, देख रही है, चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद मेरे काउंटर पर, मैं जिस काउंटर पर बैठा करता था, वो लड़कियों का डिपार्टमेंट था। अब मुझे लड़कियों से डील करना आता था। वो ज़्यादातर बार्गेनिंग करती थी, तो मैं उनको समझ जाता था। मैं उनसे हार नहीं मानता था। जो कीमत होती थी, मैं उसी कीमत पर सामान को बेचा करता था। अब भाभी भी वहीं पर बैठा करती थी। उनकी नज़रें हमारे ऊपर में ज़्यादा केंद्रित रहती थी। लड़कियों से हंस के बात करना ही पड़ता था। उनको इस बात का बड़ा बुरा लगता था। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों मुझसे चिढ़ती थी। अब इसके बाद धीरे धीरे भैया का कान भरने लगी। भैया एक दिन मुझे घर में, जब खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था, और तब भैया मेरे कमरे में आ जाते। कहते हैं, योगिंदर, कुछ तुमसे बात करनी है। मैं बोला शायद कुछ दुकान के बारे में, कुछ बिजनेस के बारे में बात करेंगे, कोई नया आइडिया भैया लेके आए होंगे, उसी विषय में बात करेंगे। मैं कहता हूँ, भैया बताइए क्या बात करनी है, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तब भैया कहते हैं कि देखो, तुम्हारी भाभी तुम पर बहुत नोटिस किया है। उसका कहना है तुम लड़कियों से दोस्ती रखते हो, कम दाम में उनको पैसा वो सामान दे देते हो। उसने कई बार तुम्हें देखा हुआ है, ऐसा तुम कर रहे हो क्या? मुझे बहुत झटका लगा था। मैं कभी भी ऐसा गलत काम नहीं किया था। अब तो दुकान था, तो उसमें तो अब बहुत सारी लड़कियां आती सामान खरीदने के लिए, तो मेरा तो काम था दुकान में जो भी ग्राहक आए उसका हंस कर स्वागत करना। ऐसे तो दुकानदारी चलती है। क्या मैं उनसे लड़ाई करूं कि नहीं जी, हम इतने में ही सामान बेचेंगे? अरे, उनको समझाना बुझाना पड़ता है, तब जाकर के सौदा बेचा जाता है। भाभी ने भैया का अच्छी तरह से कान भर दिया था। जब मैं सुनता हूं ना भैया के मुंह से, मुझे झटका लगता है। मैं कहता हूं, भैया, ये जो बात भाभी बोली है सरासर गलत है। ऐसा मैं हूं नहीं, और मैं कोई नया काम थोड़ी कर रहा हूं। आप भी जब बैठा करते थे तभी मैं तो ऐसी डीलिंग करता था। तो कौन सा मैं नया चेंज हो गया हूं? आप देखते रहते हो मैं कौन सी लड़की से दोस्ती किया हूं, किसको मैं अब सस्ता सामान बेच दिया हूं। ऐसा तो मैं आज तक नहीं किया हूं। मेरी आंखों से आंसू झलक जाते हैं, लेकिन भैया परवाह नहीं करते।
कहते हैं, देख जोगिंदर, ये सब ठीक नहीं है। देखो, दुकान अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है। मैं तुम्हें दोस्ती से मना नहीं कर रहा हूँ। तुम दुकान के बाहर जाकर के अपना दोस्ती निभाओ। और देखो, अब ज़्यादातर भाभी की बात मैं सच्ची मान रहा हूँ। एक बार नहीं, कई बार मुझे अब ऐसी दृश्य दिखाई है जिसे तुम लड़कियों से हिल मिल करके बातें कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मैं भी देखा हूँ। तो मैं किसी के बहकाने से नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी अपनी आंखों से देखा हूँ। संभल जाओ। देखो, बिजनेस में अब तुम दोस्ती करोगे तो फिर तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसके बाद भैया चले जाते हैं। सच कहूँ ना कि मैं सारी रात सो नहीं पाता, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं अपने दुकान के लिए इतना अथक परिश्रम कर रहा था, अब मुझ पर ऐसा इल्जाम भाभी ने लगा दिया था, जिसके पास अब समझ करके मैं इस बात को मैं बहुत दुखी हो चुका था कि अब क्या करूं। मैं भैया को समझाया, लेकिन भैया तो समझ ही नहीं पा रहे। भाभी के रंग में रंग गए थे। भाभी जो कहती थी उसी बात को सत्य मानते थे। मेरी तो अब उस घर में कोई औकात ही नहीं बची थी। आखिरकार मैंने फैसला कुछ नहीं लेता। मुझे लगा कि चलो, आज मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा, मैं अपने कमरे में रह जाता हूँ। पिता तैयार होते हैं, कहते हैं, चल ना जोगिंदर, क्या बात है, क्या बात है। और तब मैं कहता हूँ कि पापा आप चले जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आइए, भैया की बात अपने पापा को नहीं बताता हूँ, उनको भी बुरा लगेगा। हालांकि अब पापा की दुकान में कुछ चलती नहीं थी, सारा डिसीजन भैया ही लेते थे और भाभी अब उनकी सहायक बन चुकी थी। भाभी सलाह देती थी, अब भैया वही काम करते थे। मतलब हम लोग का दुकान में कोई पूछ नहीं था। जो कुछ भी पावर था भैया भाभी के हाथ में था। मेरे पिता मुझे देखते हैं, कहते हैं, तू तो अच्छा खासा लग रहा है, तेरी तबीयत कहाँ खराब है, चल थोड़ा देर आराम करके आ जाना दुकान पर। मैं बोलता नहीं हूँ, पापा चले जाते हैं, लेकिन मैं सोचता रहता हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकलता रहता है। मेरी माँ अगर होती तो मैं माँ को अपनी सारी बातें बताता, लेकिन माँ तो मुझे छोड़ करके चली गई थी भगवान के पास। अपनी दुख दर्द मैं किसको बताऊं, किससे कहूं। मैं कुछ ऐसी परेशानी में सारा दिन निकाल देता हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, भूख तो मुझे लग ही नहीं रही थी, ऐसी मेरी हालत हो चुकी थी। ऐसा भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था जो मैं ऐसा काम कभी किया नहीं था। रात होती है तब लोग दुकान से लौट के आते हैं। अब भाभी मेरी तरफ देखती भी नहीं है और सीधा अपना कमरे में, भैया भी चले जाते हैं और पापा भी अपने कमरे में आ जाते हैं। अब इसके बाद नौकरानी जो थी हमारे घर में, खाना पीना बना करके सब रख के चली जाती थी और उसके बाद खाना तो निकाल के ही खाना था। पापा मेरे पास में आते हैं, कैसी तबीयत है तेरी, दवाई वाई कुछ लिया? मैं कुछ नहीं बोलता। तब कहते हैं, बात क्या है? मैं कहता हूँ, पापा मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, ऐसी ऐसी बात है, भाभी ने मुझ पर लाछन लगा दिया है, भैया को दिमाग में ऐसा कुछ भर दिया है। और जब आप भी रहते हो पापा दुकान में, ग्राहक से हम लड़ाई करेंगे क्या? लड़की आती तो मैं हंस के बात नहीं करूँगा, मैं उसके कपड़े के बारे में बताऊँगा नहीं, तो कैसे कपड़ा खरीदेगी? भाभी कहती है कि मैं उन जो लड़कियां आती हैं मैं उनके जाल में फंस जाता हूँ, उनको सस्ते दाम पर कपड़ा बेच देता हूँ, उनसे दोस्ती हो गई है। ऐसे ऐसे लाछन मेरे ऊपर में लगा रही है। पापा सुनते हैं ना तो मेरी तरफ घूर के देखते हैं, कौन बोला, कौन बोला? है नहीं, भैया बोले हैं, कल रात में आए थे, चल मैं पूछता हूँ अभी। तब मैं पिताजी को रोक देता हूँ कि नहीं पिताजी, रात का समय सही नहीं होगा, कभी आपके पास में फुर्सत हो, जब भैया अकेले हों तब ये बात पूछिएगा। अब इसके बाद मैं तो खाना बिल्कुल नहीं खाता हूँ, मेरे तो खाने का जरा भी हिम्मत ही नहीं थी। पानी वानी पी के मैं आराम से सो जाता हूँ, नींद भी नहीं आती। पापा खाना खा करके अपने कमरे में सो जाते। अब भैया भाभी तो हंसते रहते थे, बातचीत, अब उनका हंसी मजाक तो चलता रहता था। अब मैं रात भर सो नहीं पाया था। रह रह के मुझे इसी बात की चिंता हो रही थी कि अब मेरा क्या होगा। भैया एक बार भी सुबह जाते हुए नहीं बोले कि चल जोगिंदर दुकान पर चल। आए भी तो एक बार ये भी नहीं पूछे कि तू दिन भर कहाँ था, खाना खाया कि नहीं खाया। भाभी तो चलो अलग थी,
लेकिन भैया तो अपने थे ना। भाभी की बात मान करके वो भी बदल चुके थे। मैं सारी रात इसी बात को सोचता रहता था, आखिर मैं क्या करूं। अब मुझे लग रहा था कि नहीं, अपने लिए कोई रास्ता अलग ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कैसे कैसे मैं सब कुछ करूंगा? मैं अपने लिए बिजनेस कैसे खड़ा करूंगा? कैसे मैं इस सब जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा? कैसे होगा? मेरे पास में तो कोई अलग से धन दौलत नहीं है। हम तो सबका है, ये जो हमारा बिजनेस है ये तो हम सभी का है। अब इस पर तो भैया का पूरी तरह से काबू हो चुका है जब से भाभी आई है। अब हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है। दूसरा दिन होता है, सुबह उठते हैं, पिताजी कहते हैं, अरे जोगिंदर, चल दुकान में, वहीं बात करेंगे। कड़कती हुई आवाज में कहते हैं। तब मैं कहता हूँ, पापा आप जाओ, मेरी इच्छा नहीं है, मैं जा नहीं पाऊंगा। पापा मुझे कहते हैं, बात ऐसी नहीं बनेगी, चल दुकान पर, जो कुछ होगा हम वहीं पर सवाल जवाब करेंगे। भाभी थोड़ा लेट जाती थी। अब पापा जिद करते हैं तो मैं पापा के साथ चल पड़ता हूँ। दुकान पर जाते हैं, दुकान खोलते हैं, साफ सफाई करते हैं, और इसके बाद पहला ही काम पापा भैया से सवाल पूछना कर देते हैं। अरे सुन छोटे, क्या बोल रहा है? कि क्या इसको तूने बोला है? सच सच बता, तूने अपनी आंखों से देखा है ऐसा? तब भैया कहते हैं, हाँ, अब मेरी पत्नी ने मुझे दिखाया था, एक दो बार नहीं, कई बार। तब मैं अपनी पत्नी को डांटा था कि मेरा भाई ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, हंसते मुस्कुराते हुए, कम पैसा लेते हुए, तब मुझे खटक गया था। पापा ये दोस्ती करता है लड़कियों से, बिजनेस हमारा डुबा देगा। पापा जब सुनते हैं ना तो बड़े भाई को डांटते हैं, ये कौन सा नया काम कर रहा है? कोई भी ग्राहक आएगा तो हंस के तो बात करना पड़ेगा। लेकिन भैया ना तो पापा का सुनते हैं और ना मेरा सुनते हैं। कहते हैं, नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये बिजनेस को हमने बहुत मेहनत से जमाया हुआ है, हम बिजनेस को खराब करना नहीं चाहते हैं। उनका साफ इशारा था कि देख जोगिंदर, अब तेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है, तू अपना जा, अपना रास्ता देख। पिताजी बहुत समझाते हैं लेकिन बड़े भैया मानते नहीं हैं। और इसके बाद तो भाभी चली आती है, पूछती है क्या बात हो रहा है, आपस में क्या सलाह हो रहा है? और तब भैया चुप हो जाते हैं। अब फिर मेरी तरफ भाभी घूर के देखती है, मतलब पूछना चाहती है भैया से कि ये कैसे यहाँ पर आया, ये तो इसको आना ही नहीं था। मैं भाभी की आंखों में सब कुछ देख लिया था। और इसके बाद मैं दुकान पर रुकता नहीं हूँ, ना तो मेरे पापा रोकते हैं और ना भाई और ना भाभी। मैं सीधा अपना घर वहाँ से निकल जाता हूँ। फुटबॉल का मैदान जहाँ था, अक्सर कभी कभी संडे के टाइम में, दोपहर के टाइम में, अब हमारे कुछ साथी लड़का थे, वहाँ पर कभी कभी हम चले जाते थे मन बहलाने के लिए। लेकिन ज़्यादा समय तो मेरा दुकान में ही बीतता था। मैं भैया से बोल के जाता था कि भैया थोड़ा फुटबॉल खेल लूँ, और तब कहते थे कि चला जा, मैं संभाल लूँगा ना। उस टाइम भैया के मिजाज अलग थे और आज मिजाज अलग हो जाता है। जो फुटबॉल का मैदान था ना, वो हमारे गांव की जो कस्बा था, उस कस्बे के साथ में वो खेल का मैदान था। और वहाँ पर कई तरह का बच्चे खेल खेलते थे, कबड्डी से लेके फुटबॉल, क्रिकेट, सब कुछ खेला करते थे। मेरी रुचि सिर्फ फुटबॉल में थी, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक कुआं था। अब हमारे कस्बे वाले को जो कहना था, जो पुराने लोग थे, कि ये कुआं है ना, भूतों का कुआं है। ये कुआं बहुत पुराना है और इस कुआं के बारे में बहुत सारी अफवाह थी। कोई कहता था कि इसमें जिन्नात का बसेरा है, कोई कहता था कि इसमें चुड़ैल बास करती है। जितनी मुंह था ना उतनी ही बात थी। लेकिन मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था और कभी पाला भी तो नहीं पड़ा था। मैं खेल के मैदान में जाता हूँ, मुझे लगा कि सबसे सुकून मुझे वहीं मिलेगा। वहाँ अकेले में बैठूंगा और अपने बारे में सोचूंगा और चला जाता हूँ। सारा दिन वहाँ मैं बिता देता हूँ। 5 जब बजता है, 4 बजता है, आसपास समय का मुझे अंदाजा नहीं। और तब फुटबॉल खेलने के लिए लड़के आ जाते हैं और मुझे वहाँ पर देख करके, अरे जोगिंदर तो दुकान पर नहीं है, फुटबॉल खेलेगा? और तब मैं कहता हूँ, हाँ मैं खेलूँगा ना। और उसके बाद मैं फुटबॉल खेलने में रम जाता हूँ। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था।
और आखिरकार अंधेरा हो जाता है। तब लड़के कहते हैं कि अरे जोगिंदर, घर नहीं चलेगा क्या, दुकान पर नहीं जाना क्या। तब मैं कहता हूँ कि आज नहीं, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ, कुछ देर के बाद मैं भी लौट आऊँगा। लड़के तो चले जाते हैं। मैं उनसे फुटबॉल मांग लेता हूँ कि लाओ, मैं जब लौटूंगा तो तुम्हें दे दूंगा। और उसके बाद में अंधेरे में भी मैं फुटबॉल को प्रैक्टिस करने लगता हूँ। अब कब तक मैं करता हूँ, जब तक पूरी अंधेरी रात हो जाती है, आसमान में चांद निकलना शुरू हो जाता है। और तब मैं समय का अंदाज़ा लगाता हूँ। मेरे हाथ में घड़ी नहीं, मुझे लगता है कि 8 से 9 का बीच का टाइम हो गया होगा। वहाँ पर अब करूँगा मैं क्या, अकेला था, ना तो कोई पार्टनर था फुटबॉल खेलने वाला, तो मैं अपने आप फुटबॉल को इधर से उधर भगाता हूँ खुद। अब मैं जो काम करना है खुद ही करता हूँ। और इसके बाद थकान हो जाती है। थकान होने के बाद भूखा भी था और मैं बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद मुझे नींद आने लगती है। अब मैं उसी खेल के मैदान में अब आराम से सो जाता हूँ। मुझे लगा कि चलो थोड़ा देर आराम कर लेते हैं और इसके बाद घर की तरफ चल पड़ेंगे। अब घर पर भी जाके सोना है और अकेले मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। इससे बढ़िया है कि खुली खुली जगह है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, चांदनी रात है, थोड़ा देर यहीं आराम कर लेते हैं। आराम करने तो बैठा था, लेकिन थकान हो गई, अब फिर नींद भी आ गई। अब मैं सोता ही रह गया। जब फुटबॉल की आवाज़ में सुनता हूँ ना, तब मेरी नींद खुलती है। कौन फुटबॉल खेल रहा है भाई, कौन फुटबॉल खेल रहा है। मैं आसमान में देखता हूँ तो चांदनी रात हो चुकी है। आसपास में देखता हूँ तो कोई भी नहीं है। फुटबॉल कौन खेल रहा है। और जब मैं देखता हूँ ना पोल की साइड में, जहाँ पर वो पोल बना हुआ था, गोल पोल, अब मैं हैरान रह जाता हूँ। देखता हूँ एक खूबसूरत लड़की, वही फुटबॉल जो मैं लेकर के अपने पास में रखा था। काफ़ी देर तक मैं प्रैक्टिस करता रहा था। अब फिर मैं घास के मैदान में सो गया था। वही फुटबॉल मेरे पास से ले जा कर के खुद वो लड़की गोल करने की कोशिश कर रही थी, फुटबॉल खेल रही थी। ये खूबसूरत लड़की आखिर यहाँ पर आई कैसे, हमारे गांव की कौन सी घर की है भाई। तब मैं उठता हूँ, खड़ा होता हूँ और उसके पास पहुँच जाता हूँ। वो मुझे देखकर कहती है, फुटबॉल खेलोगे। मैं बोलता हूँ हाँ खेलूंगा, लेकिन आप हैं कौन, आप हमारे गांव के तो, हमारे कस्बे के तो लगती नहीं। कौन है आप, पहले अपना परिचय दीजिए, तब हम फुटबॉल जरूर खेलेंगे। कहती है छोड़ो ना, परिचय में क्या रखा है, तुम भी फुटबॉल के दीवाने हो और मैं भी फुटबॉल खेलना चाहती हूँ। तो आओ, दो दो हाथ हो जाए, आजमा लिया जाए कौन गोल पहले करता है। मैं तो फुटबॉल का दीवाना था और उस लड़की तो मुझे चैलेंज दे दिया था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, लेकिन जब मैं गोल करने की कोशिश करने लगा, मैं उसे जीत नहीं पाया, हार जाता हूँ। लड़की खिलखिला के हंसती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। और इसके बाद वो लड़की एकदम फुटबॉल मुझे तरफ उछालती है और कहती है ये पकड़ो। अब मैं जा रही हूँ और बिना बताए ही अब एक साइड को चलने लगती है। तब मैं उसको बोलता हूँ अरे सुनो, सुनिए सुनिए, रुकिए रुकिए। तब वो रुकती है और कहती क्या है। मैं कहता हूँ आप आइए तो सही, आप अपना परिचय तो दिया नहीं, कौन सी गांव की हो, कौन सी कस्बे की हो, फिर हम दोबारा मिलेंगे क्या। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मैं अपना दुख दर्द सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे लगा कि बस ऐसी लड़की की मुझे ज़रूरत थी। अगर ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आ जाती है तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। लड़की मेरे बुलाने पर आ जाती है, कहती है अरे मैं पास की गांव के रहने वाली हूँ, मैं इधर से गुजर रही थी, यहाँ पर फुटबॉल मैं देखी तुम्हारे पास में, मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। अब मैं तो जा रही हूँ, मैं रोज़ रोज़ थोड़ी आ जाऊँगी, मुझे और भी काम है। मैं घर से ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती हूँ, जब कोई ख़ास काम होता है तभी मैं निकलती हूँ। आज कोई ख़ास काम था तभी निकली थी और तुम्हारे साथ में कुछ देर टाइम पास कर लिया। मैं उसको रोकता हूँ, कहता हूँ कि थोड़ा देर रुकिए, तो समय क्या हो रहा होगा। तब कहती है यही करीब आधी रात हो गया होगा। आधी रात में जब लड़की बोलती है तो मैं घबरा जाता हूँ। आधी रात? नहीं नहीं, अभी तो 9-10 के आसपास का टाइम हुआ होगा। तब खिलखिला के हंसती है कि नहीं, आधी रात से ऊपर का टाइम हो गया। तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे थे,
अब मेरे बारे में वो सवाल करने लगती है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मेरा दर्द छलकने लगता है। सारी कहानी मैं उस लड़की को बता देता हूँ कि देखिए, जब से मेरी भाभी आई है ना, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। पूरी कहानी बता देता हूँ। वो मुझ पर लाछन लगाती है, कहती तुम्हें लड़कियों से दोस्ती हो गया है, तुम लड़की को दीवाना हो चुके हो, सस्ते रेट में उनको कपड़ा दे दिया करते हो। तब कहती तुम्हारा कपड़े का दुकान है। मैंने बोला हाँ, कपड़े का दुकान है। मैं और मेरे भाई और मेरे पापा उस दुकान के चलाते हैं। ये दुकान मेरी पापा की है, लेकिन अब मेरे बड़े भाई का कब्जा हो चुका है। जब से मेरी भाभी आई है, तब से उनको कान भर दिया है। मेरे बारे में गलत सलत अब वो बताती रहती है भैया को। इसके बाद भैया मुझे बिल्कुल सारी कहानी बता देता हूँ कि उस रात में आकर क्या क्या बोले थे। मेरे आंखों से आंसू निकल जाता है। मेरी ये सब बातें सुनकर के लड़की अफसोस जाहिर करने लगती। अरे रे रे, तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा गलती हुआ। अब तुमने सोचा है कि आगे तुम्हें क्या करना है? अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत लंबी है। अभी तो तुम्हारी शादी ब्याह भी नहीं हुआ है। तुम कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओगे? भैया का तुम्हारा कोई मदद करेंगे? तब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि भैया मेरी मदद करेंगे। तब कहती है कि देखो दोस्त, बुरा मत मानना, मैं तो अभी जा रही हूँ। तुम कभी दूसरे दिन तीसरे दिन कभी आ करके और मुझसे मिलना। हम दोनों बैठेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, मज़ा आएगा। फिर मैं तुम्हारी बात को सुनूंगी। हो सकता है कि तुम्हारी मैं कुछ मदद कर सकूं। उसके बाद मैं रोकता रह गया। अरे रुकिए ना, जब आधी रात हो गया है, थोड़ी देर और रुक जाइए। तब कहती है कि नहीं, मुझे अब जाना होगा। मैं कई सवाल उससे पूछा था। ये भी पूछा था कि आप रात में कहाँ गई थी? तब कहती है एक रिश्तेदार के पास गई थी, हमारे घर में कुछ ज़रूरत था, तभी तो मैं घर से बाहर निकली थी। अब मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। उसके बाद वो चली जाती है, लेकिन बोल के जाती है कि रात को आना इसी जगह पर। अगर मेरे पास में वक्त होगा तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। हम दोनों फुटबॉल भी खेलेंगे और इसके बाद तुम्हारी समस्या को मैं अब गौर से सुनूंगी। हो सकता है कि कुछ तुम्हारी मैं मदद कर सकूं। और उसके बाद वो लड़की चली जाती है। आज जाते जाते कहती है तुम भी चले जाओ, देखो ये जगह ठीक नहीं है। तुम अकेले हो, जगह सही नहीं है। सही जगह होती तो मैं तुम्हें कभी रोकती नहीं हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि जो कुआं है पास वाला, वहाँ पर प्रेतात्माएं वास करती हैं। क्या तुम्हें मालूम है? तब मैं कहता हूँ कि हाँ, लेकिन वो प्रेतात्मा मेरी क्या बिगाड़ लेगी? मैं तो खुद दुखी हूँ। मैं एक तरह से मैं बहुत निराशा में हूँ। तब वो कहती कि नहीं, तुम जाओ, अब फिर कभी हम मिलेंगे। अभी मेरे पास में ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे घर जाना ही होगा। तुम भी यहाँ से निकल जाओ। वो खड़ी हो जाती है। अब मुझे कहती है तुम जाओ पहले। अब फिर मैं जाता हूँ, तब वो आगे बढ़ जाती है। मैं पहली नज़र में उसको समझने लगता हूँ कि ये मुझे प्यार तो नहीं कर रही है, मुझ पर आकर्षित थी। और जैसे मैं खेल का दीवाना था फुटबॉल का, वो भी खेल की दीवानी थी। मतलब हमारी जोड़ी अगर मिल गई ना तो मज़ा आ जाएगा। मैं दुख दर्द को सब भूल जाता हूँ, घर लौटता हूँ। घर लौटने के बाद में जब मैं दरवाज़ा दस्तक देता हूँ, तब पापा आकर के दरवाज़ा खोलते हैं। कहते तू कहाँ था? मैं तुझे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। तब मैं कहने लगा पापा मैं क्या करता, मैं कहीं दोस्तों के पास में जा कर के बैठ गया था और रात हो गई, मैं सो गया था। जब नींद खुली तो मैं आ गया। पापा कहते हैं खाना खाया? मैं कहता हूँ हाँ, दोस्तों ने मुझे खाना खिला दिया, जबकि मैं कुछ खाया भी नहीं था, खाने की इच्छा भी नहीं थी, भूख मर चुका था। शायद मेरे चेहरे को देख के पहचान गए थे। कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं खाया, चल मैं तेरे लिए खाना निकाल कर रखा हूँ, चल हम दोनों खाएंगे। मैं भी तेरा बाट देख रहा था कि तू आएगा तो हम भोजन करेंगे। पापा मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। कहते तू चिंता मत कर, सब ऊपर वाला सही करेगा। आज तेरे वक्त तेरे भैया की है, तेरी भाभी की है, अब हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन चिंता मत कर, ये समय एक सा नहीं रहता है, समय हर घड़ी बदलता रहता है, समय के पहिया घूमती रहती है। कब तेरा भाग उदय होगा ना तो मैं जान सकता हूँ, ना कोई और बता सकता है।
लेकिन समय को पता है, समय अपनी स्पीड में अपनी धुरी पर अब गति के साथ चलता रहता है। तू निराश मत हो, तेरा भी भाग चमकेगा। तू भी अब समझ ले, तेरे पास भी धन की कमी नहीं होगी। तेरा कुछ अपना खुद का अपना बिजनेस होगा। चिंता मत कर, चिंता मत कर। मेरे पिताजी मुझे दिलासा दे रहे थे, झूठी दिलासा। मैं जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं चाहूँ भी कि भैया से कुछ दौलत मांग सकता हूँ, पैसे मांग सकता हूँ, तो भैया मुझे देने वाले नहीं है। वो सीधा मुझ पर लाछन लगाएगा, आवारागर्दी करने के लिए, लड़कियों को घुमाने के लिए, उस पर पैसा लुटाने के लिए। मैं जानता था ऐसे ही जवाब देंगे। मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनके पास जाऊं और उनसे कहूं कि भैया मुझे कोई और काम पर लगा दीजिए या मुझे कुछ धन दे दीजिए ताकि मैं अपना काम कर सकूं। मैं अपने लिए दुकान खोलना चाहता था, कपड़े का दुकान जैसे मेरे पास में थी, और मैं सपना तो देख रहा था, लेकिन मेरे पास में धन बिल्कुल नहीं था। धन तो मेरे भैया के पास में बहुत सारा था, लेकिन वो मुझे देने वाले नहीं थे। मुझे पक्का यकीन था। मेरे पापा भी मुझे झूठी दिलासा देते हैं, कहते हैं देख, भाग तेरा जरूर बदलेगा, भाग तेरा जरूर बदलेगा, ऊपर वाले पर विश्वास रखा कर। सारी रात मैं अपने जीवन के बारे में सोचता रहता हूँ। अब क्या होगा, अब क्या होगा? कहीं मुझे नौकरी चाकरी तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं खुद का अपना काम था, खुद का अपना बिजनेस था। मैं नौकरी करने जाऊंगा तो लोग बाग मुझ पर तो हंसेंगे, मेरे पिता पे भी हंसेंगे, मेरे भाई पे भी हंसेंगे। इसलिए मैं श्रम से ऐसा काम तो करने वाला नहीं था ताकि मेरे पिता को लज्जित होना पड़े, मेरे भाई को लज्जित होना पड़े। मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि खुद का अपना एक दुकान हो जाए। मैं छोटे पूंजी से स्टार्ट जरूर करूंगा और उसी पूंजी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं बिजनेस का कला जानता था, कैसे कमाया जाता है, सब में मेरे में ये बुद्धि जरूर थी। लेकिन समस्या आकर के अटकती थी पैसे पर। पैसा कहाँ से, कौन देगा मुझे पैसा? दूसरा सुबह में जब पिता मेरे पास में आते हैं, चलेगा दुकान पर, निराशा भाव से बोलते हैं। वो बात में उनकी दम नहीं थी, जैसे कड़कती आवाज में पहले बोला करते थे, चल जोगिंदर तैयार हो जा, हम लोग चल रहे हैं, नाश्ता पानी कर ले। लेकिन उनकी आवाज में वो पावर नहीं थी, वो दम नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब मुझे सब कुछ मालूम था। अब मैं कहता हूँ कि नहीं पापा, आप तो सब समझते हो, आप उस दुकान में जाकर फायदा क्या है, बेइज्जती के अलावा कुछ मिलना नहीं है, आप जाओ। तब कहते हैं देख, भोजन कर लेना, भूखे पेट मत रहना, आज मैं तेरे भैया से बात करूंगा, तो चिंता मत कर, कोई ना कोई ऐसा काम हो ही जाएगा, मुझ पर विश्वास रख। मैं जब रात को लौटूंगा ना, तब कोई ना कोई ऐसा काम बना हुआ मिलेगा, तेरे भैया से मैं बात करूंगा। और यही सब दिलासा दे के चले जाते हैं। और जब शाम हो जाती है ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मैं फुटबॉल के मैदान में चला जाता हूँ, वहाँ लड़के मिलते हैं, उनके साथ कुछ समय पास करता हूँ। अब फिर वो लड़के कहते हैं चलेगा घर, और तब मैं मना करता हूँ कि आप लोग जाओ, मुझे तो कुछ टाइम यहाँ पर बिताना है, मैं घर जाके क्या करूँगा? तो क्या हुआ, भैया से झगड़ा हो गया है? मैं कहता हूँ नहीं भैया, झगड़ा नहीं हुआ है, बस मुझे थोड़ा आराम करना है। इस जगह पर खुली हवा चल रही है ना, तो खुली हवा में बैठना मुझे अच्छा लगता है, तुम लोग जाओ। लड़के चले जाते हैं। हाँ, मैं उस मैदान में फुटबॉल लिए हुए था और खूब कुछ देर प्रैक्टिस करता हूँ और फिर थक जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। और फिर आज मुझे थकावट हो जाती है, नींद आ जाती है। और उसके बाद जो कल हुआ था ऐसा ही होने लगता है। जब वही लड़की फुटबॉल खेलने लगती है और धम धम की आवाज़ आने लगती है, और तब मेरी आँख खुलती है। जैसे ही मैं उठ जाता हूँ, लड़की आवाज़ देती है, अरे आओ आओ, कब तक सोते रहोगे, तुम बहुत सोते हो। मैं कल भी देखी थी तुम सो रहे थे, और आज भी आई तो तुम सोते हुए मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें उठाई नहीं। अब आ जाओ, आओ दो दो हाथ खेल लेते हैं। मैं उस लड़की को देखकर खुश हो जाता हूँ। और इसके बाद हम दोनों लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। हम एक दूसरे के गोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं लड़की के गोल पोस्ट में गोल कर ही नहीं पाता हूँ, और वो लगातार कई गोल कर चुकी थी। मतलब फुटबॉल के खेल में बहुत ही माहिर थी वो, सब उसको दांव पे चाहता था।
जितना मैं मुझे भी नहीं आता था। मैं तो तारीफ कर रहा था उसका। ये सब कहाँ से सीखी, कहाँ से सीखी? कहती है मैं बचपन से फुटबॉल खेलते आई हूँ, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। अब फिर हम थक जाते हैं। लड़की कहती है कि आओ बैठो, अब बहुत हो गया फुटबॉल फुटबॉल, कुछ खाओगे? और उसके पास में एक बैग होता है और उसमें से कुछ डब्बे सब्बे निकालती है, पैकिंग किया हुआ सामान। एक पैकिंग का डब्बा मेरे पास में दे देती है, खाओ, इससे ताकत मिलती है, फुटबॉल खेलने में ताकत मिलेगी, अभी तुम थके हुए हो, खाओ, देखो शरीर में ताजगी का अनुभव होगा। मैं तो भूखा भी था और वो पैकिंग खोलता हूँ तो ऐसे कुछ ड्राई फ्रूट मुझे मिलते हैं और वो ड्राई फ्रूट खाता हूँ ना तो वाकई में ऐसा लगता है कि शरीर में जान आ रहा है। और इसके बाद उससे और मांगता हूँ कि ऐसा कुछ और है क्या? और तब कहती है बड़े भूखे लग रहे हो। मैं कहता हूँ हाँ, भूख तो लग गई ना फुटबॉल खेलते हुए। और तब मुझे दूसरा पैकेट देती है, उसमें कुछ अलग ही तरह का ड्राई फ्रूट होते हैं। ऐसा ड्राई फ्रूट मैंने कभी बाजार में बिकते हुए नहीं देखा था। मैं पूछता हूँ कि ये सब क्या है? कहती है ये अलग है, ये यहाँ पर नहीं उगता है, हम दूसरी जगह से लेके आते हैं, बहुत कीमती चीज़ है, ताकतवर चीज़ है, इसको खाओगे तो शरीर में जान आ जाती है। और जब मैं उसको खाता हूँ बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और शरीर में वाकई में ऐसा महसूस होने लगता है कि ताकत आ गई है। खाने पीने के बाद हम दोनों आराम करने लगते हैं और मैं उस लड़की से पूछता हूँ कि आप तो कह रहे थे कि आपके पास में टाइम नहीं है, आज फिर कैसे टाइम लग गया? कहती है हाँ, कभी कभी मेरे पास में टाइम मिल जाता है, अभी मेरे परिवार में कोई है नहीं तो मैं सोची चलो तुम तो हो गए मैदान में, तुमसे कुछ 2-2 मैच खेल लिया जाए, इसलिए मैं आ गई। अकेले में घर में बैठकर बोर हो रही थी, इसे अच्छा ही है ना। हाँ, तुम कल जो बात कह रहे थे, क्या करना चाहते हो जिंदगी में? क्या आज तुम्हारी पिताजी से बात हुई, तुम्हारे भाई से कुछ बात हुई? तब जो भी बात हुई थी पिताजी से मैं बता देता हूँ। कहती कि नहीं, मुझे तो नहीं लग पा रहा तुम्हारे पिताजी तुम्हारा कोई मदद करेंगे, जब उनके हाथ में पावर नहीं है, दुकान के मालिक तुम्हारे भैया हो गए तो फिर वो धन तुम्हें कहाँ से देंगे? तुम्हें तो अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। तब मैं कहता हूँ कि देखिए मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, एक ढेली भी नहीं है। हाँ, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मेरे में वो कला है, मैं उस कला का माहिर खिलाड़ी हूँ। मैं मेरे पास में अगर धन आ जाए ना तो मैं दिखा दूंगा कि बिजनेस कैसे होता है। तब कहती है कि तुम्हें स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना धन चाहिए, कितने धन में तुम्हारा काम चल सकता है? मैं मजाक के तौर में लेता हूँ, मुझे पता था कि इस लड़की के पास में इतना पैसा कहाँ से होगा। अब मैं कहता हूँ कि इतना पैसा हो ना तो मैं अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद कहती है लड़की कि चलो मान लिया मैंने तुमको पैसा दे देती हूँ, तो पैसा कैसे तुम लौटाओगे मुझे? मैं मजाक में मैं भी कहता हूँ उसी पैसे को मैं डबल करूँगा, ट्रिपल करूँगा और फिर मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, जो कहोगी तो मैं ब्याज भी लौटा दूंगा। और बताइए क्या पूछ रही हैं आप, तो आप दे रही पैसा? लड़की खिलखिला के हंस देती है और कहती है जरूर, हम तुम्हें पैसा जरूर देंगे। और इसके बाद मैं समझ गया था कि सब मजाक की बातें हैं, ना तो लड़की के पास में पैसा है और ना मेरे पास में पैसा है। अब समय पास कर रहे हैं। उस लड़की से कहता हूँ कि देखिए रात तो काफ़ी हो चुकी, मैं उस लड़की से कहता हूँ कि देखिए रात काफ़ी हो चुकी है, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। वो उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है पहले तुम निकल जाओ। मेरा क्या है, मेरा तो घर पास में है, मैं तो बस दौड़ते हुए अपने घर में चली जाऊंगी। और तब मैं कहता हूँ कहाँ, कितना पास है? क्योंकि मैं जानता था वहाँ से पास में कोई घर नहीं था, कुछ दूरी पर मेरी भी कॉलोनी थी। तो मैं उसको बहुत पूछने की कोशिश करता हूँ कि चलिए मैं आपको घर तक पहुँचा दूँ, लेकिन अपनी जिद पर अड़ जाती है। कहती है नहीं, देखो ये जगह सही नहीं है, कुआं तुम भूल चुके हो, भूत वाला कुआं। तब मैं कहता हूँ कि देखिए हम तो यहाँ खेलते रहते हैं, बचपन में भी हमने यहाँ पर फुटबॉल खेला और आज भी हम यहीं पर हैं। अगर उस कुएं में भूत होता है तो क्या आज तक मुझे नज़र नहीं आता? कोई भूत वूत नहीं होता है, मैं किसी भूत वूत को आज तक देखा नहीं हूँ। तब लड़की कहती नहीं,
होते हैं भूत। तुम्हारा कहने का जो नज़रिया है गलत है। भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, बहुत तरह की वो बातें समझाती हैं। कहती है तुम यहाँ से अब जाओ, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। मेरा क्या, देखो ये बगीचा देख रहे हो, उसी बगीचे के पीछे मेरा घर है। मैं तो दौड़ती हुई चली जाऊंगी, जाओ भी। आखिरकार इतना जिद कर लेती है और तब मुझे जाना पड़ता है। अब फिर मैं मुड़ता हूँ और कहता हूँ कि फिर कल मिलोगे। और तब वो चिल्ला के कहती कल नहीं, 3 दिन के बाद तुम इसी जगह पर मुझे मिलना, और तब मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। 3 दिन से पहले मैं आपको मिलूंगी नहीं, और तुम भी यहाँ पर आना मत। आना जरूर, शाम के टाइम तक यहाँ से निकल जाना, नहीं तो ये जगह ठीक नहीं है। वो भूतहा कुआं तुम भूलना मत, उसमें भूत प्रेत बहुत ही भयानक भयानक रहते हैं। मैं अब अपने घर की तरफ चल देता हूँ। अब मैं मुड़ के देखता हूँ ना, तो वो ग्राउंड में थी ही नहीं। शायद वो सही कह रही थी, उसका घर बगीचे के पास में ही था, दूसरी तरफ में था, और वो बगीचा खेल के मैदान से पास में ही था। शायद वो दौड़ती हुई चली गई होगी। मैं उस लड़की को प्यार करने लगा था, मन ही मन। इतनी खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैं अब करता क्या करा, मैं इजहार नहीं कर पाता हूँ। और जिस हालत से मैं कंडीशन से गुजर रहा था, मैं तो खुद ही परेशान था। मैं उस लड़की को और परेशान करना नहीं चाहता था। मैं उदास भाव से फिर अपने घर की तरफ चल पड़ता हूँ। दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो फिर पिताजी आके दरवाज़ा खोलते। आज कहाँ था, आज कहाँ था, कहाँ गया था? खाना वाना खाया? भूखा ही था। तब मैं कहता हूँ पापा जी अंदर तो आने दो। मैं अंदर आता हूँ, अपने कमरे में चला जाता हूँ। मेरे साथ साथ वो भी आ जाते हैं। खाना खाया? मैं भी भूखा हूँ। तब जा कर के रसोई से खाना लेके आते हैं। हम दोनों बाप बेटे बैठ के खाना खाते हैं। अब मैं उनकी तरफ देखता हूँ, वो मेरी तरफ देखते हैं। शायद वो कहना चाहते थे कुछ, लेकिन संकोच था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तब मैं कहता हूँ कि पापा जी आप कुछ बोलना चाह रहे हो? तब कहते हैं हाँ बेटा, मैं तेरे भाई से बात किया था। मैंने उसको समझाया था कि चल, तेरा काम तो अब अलग हो ही चुका है। तू अपनी पत्नी के साथ इस दुकान को संभाल ही रहा है, तो छोटे को एक दुकान करवा देना। उसकी भी ज़िंदगी है, वो भी उसकी शादी वादी करनी है, उसके भी अपने परिवार बसाना है, तो उसके लिए भी तू धन दौलत का इंतजाम कर दे कुछ। जानता है क्या कह रहा है? कह रहा है कि नहीं, अभी उसका उम्र नहीं हुआ है। अभी तो उसको मैं किसी और दुकान पर बात किया हूँ, वहाँ जाके काम करेगा तनख्वाह पर, और 1-2 साल उस काम को बारीकी सीखेगा, और तब मैं उसके बारे में सोचूंगा। अभी मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। मैं उसको पैसा दे भी दूँ ना तो वो लड़कियों पर लुटा देगा। मैं ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता। जैसे मैं सुनता हूँ ना, तो मेरे हृदय तड़पने लगता है कि भैया मुझ पर कितना लाछन लगा रहे हैं। भाभी कान भरती जा रही है, अब भैया हर बात को सच मान लेते हैं। आज तक मैं ऐसा कुछ किया? पापा से मैं पूछता हूँ, तब पापा कहते कि नहीं बेटा, मुझे सब पता है। मैंने तेरे भैया को बहुत समझाया कि वो लड़का देख ले, वही दुकान को आगे बढ़ाया, इतना परिश्रम करता था। तू तो दुकान खोलने के बाद में आता था, और दुकान बढ़ाने से पहले तो निकल जाता था। कौन संभालता था दुकान को? तेरे छोटा ही भाई ना। आज इतना वो बेकार हो चुका है, उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। पापा बोलते बोलते रोने लगते हैं, और तब मैं उनके आंसू देख नहीं पाता हूँ। मैं बोलता हूँ पापा खबरदार, बिल्कुल आप आंख से आंसू नहीं निकालोगे, और वो भी मेरे लिए। आप चिंता मत करो, मैं अपने भाग के सहारे हूँ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप मेरे लिए चिंता मत किया करो। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? अरे कोई ना कोई भगवान मेरे लिए रास्ता देख रहा होगा। आप ही तो कह रहे थे समय का चक्र चलता है, कब किसके साथ में क्या घटे कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप मेरे बारे में सोचना बंद करो। रहा बड़े भाई को बोल देना, मैं किसी का नौकरी नहीं करने वाला हूँ। मैं काम करूँगा तो अपना। मैं किसी का पास जा कर के नौकरी करूँगा, वो भी महीने पर, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बड़े भाई को आप समझा देना। इसके बाद पापा को कमरे में भेजता हूँ, और फिर उनको सुला करके तब अपने कमरे में आ जाता हूँ। अब इसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। भैया मेरे बारे में क्या क्या सोच रखती है, रोने लगता हूँ। अगर माँ होती, मैं सारा दुख दर्द अपने माँ को बताता। माँ मुझे संभालती,
मुझे रोने नहीं देती, मुझे तड़पने नहीं देती। माँ की याद मुझे बहुत सताने लगी थी। सारी रात मैं सही ढंग से सो नहीं पाया। रह रह के पिता के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे कि तेरे भैया किसी और दुकान पर काम करवाना चाहता है, सैलरी पर। उसका कहना है कि साल 2 साल अभी उसको ट्रेनिंग लेना है, सीखना है, और तब मैं उसके बारे में कुछ सोच सकता हूँ। यही बात मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल रहा था। दर्द का एहसास होता था। मैं अपने आंसू को रोक नहीं पाता था। आखिरकार सुबह होती है और फिर मेरे भाई, भाभी और पिताजी काम पर निकल जाते हैं। जाते जाते मुझे कहते हैं नाश्ता कर लेना, खाना सब कुछ है रेडी, और खाना पीना खा लेना, आराम करना, कहीं बाहर मत जाना। और देख, आज रात को घर में ही रहना, अब तू बाहर क्यों घूमता रहता है। मैं कहता हूँ कि कहीं नहीं जाऊँगा, आप जाओ अपना काम देखो। लेकिन जैसे ही शाम होती है ना, फिर उस मैदान की तरफ चल पड़ता हूँ। वहाँ पर फुटबॉल खेलता हूँ और फिर वो लड़के चले जाते हैं। मैं वहाँ पर इंतज़ार करने लगता हूँ। लेकिन लड़की बोली थी कि 3 दिन तक मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी, मेरा इंतज़ार मत करना, और देखो यहाँ पर रात गुजारना भी नहीं। वो भुतहा कुआं के भूलना मत, उसमें भूत प्रेत नाना प्रकार के चीज़ें रहती हैं। कब उनका दिमाग बदल जाए, कब तुम्हारे पास में आ जाए। लेकिन मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन करता ही नहीं था, मैं महत्व देता ही नहीं था। मेरी नज़र में भूत प्रेत का अस्तित्व था ही नहीं। मुझे इस बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि भूत प्रेत कैसा होते हैं, क्या लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, बुरा व्यवहार कर सकते हैं। अब मैं तो इनको मानता भी नहीं था, तो मैं बड़ा बेफिक्र था। और उसी मैदान पर कुछ देर में अब उस लड़की का इंतज़ार करने लगता हूँ कि शायद लड़की आ जाए आ जाए। आखिरकार रात हो जाती है। आज मैं बिल्कुल उस जगह पर सोया नहीं था। और एक चीज़ तो मैं कहना भूल गया, उस लड़की ने जो सूखे मेवे मुझे खिलाए थे, वो ड्राई फ्रूट अजीबोगरीब, जो मैंने कभी बाजार में बिकते हुए नहीं देखा था, उसके खाने के बाद वो नींद, सुस्ती, मेरी सब कुछ गायब हो गई थी। शरीर में एक ऊर्जा का अलग ही आभास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं भूखा तो काफ़ी दिन तक रह सकता हूँ। ऐसे मेरे शरीर में एनर्जी का एहसास होता था। अब मैं उसी मैदान में बैठा रहता हूँ, लड़की का इंतज़ार करता हूँ। जब रात के 11 बज जाता है ना, तब मुझे लगता है कि नहीं, शायद वो सच कह रही थी, वो नहीं आएगी। अब मैं सोचता हूँ कि चलो बगीचे के पास में उस तरफ में देखा जाए कि वहाँ पर कौन सी घर में लड़की रहती है। अब मैं एक बार हिम्मत भी करता हूँ, लेकिन कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। फिर अपने घर लौट जाता हूँ। अब वही दरवाज़ा खटखटाता हूँ। पिता मुझे अब फिर कहते हैं कहाँ था तू। मैं कोई ना कोई बहाना बना देता हूँ, खाना खाया। तब मैं सच बोलता हूँ कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपने खाना खाया कि नहीं खाया। तब कहते हैं कि नहीं, तेरे बगैर मैं कैसे खाना खा सकता हूँ, मैं जानता हूँ तो भूखा होगा। और उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं, हालांकि मुझे इतना भूख था भी नहीं, लेकिन पिता के साथ देता हूँ। और वो मुझसे कहते हैं भगवान पर भरोसा रख, ईश्वर पर भरोसा रख, समय सबका बदलता है, तेरा भी बदलेगा, देख लेना। मैं कहने लगा कि ठीक है, मैं इंतज़ार ही तो कर रहा हूँ। इसके बाद पिता को मैं बोलता हूँ कि जाइए आप आराम कीजिए और मेरी चिंता छोड़ दीजिए। 3 दिन ऐसे ही बीतता है। मैं मैदान में जाता हूँ, वहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार करता हूँ कि चलो आज नहीं तो कल आ जाएगी। 3 दिन तक वो लड़की बिल्कुल नहीं आती है। और इसके बाद जब चौथा दिन होता है, तब मैं उस जगह पर रात के 11 बज रहा था। उस लड़की को मैं चारों तरफ देख रहा था, किधर से आएगी किधर से आएगी, लेकिन वो मुझे आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। 11:30 बज जाता है, अब 12 बजने वाला था। और तभी पीछे से आकर के कोई मुझे धक्का देता है। जैसे धक्का देता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ और धड़ाम से अब घास पर गिर जाता हूँ खेल के मैदान में। अब पलट के देखता हूँ तो वही लड़की थी, जोर से खिलखिला रही थी, हंस रही थी। डर गया ना, तू क्या समझा कि कुएं वाला भूत आ गया है। और तब मैं उठता हूँ, कहता हूँ नहीं, मैं भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल समझ में आ गया था कि मुझे धक्का देने वाली तुम ही हो सकती हो। बताओ 3 दिन तक तुम्हारा इंतजार किया, क्यों नहीं आई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, मैं अपनी दिल की बात कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ,
मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। लेकिन वो लड़की मेरी बात को जैसे सुन नहीं रही थी। वो इधर उधर की बातें कर रही थी, मेरी बात को शायद नज़रअंदाज कर रही थी। वो मेरी जो दिल की गहराई से बात निकल रही थी, शायद वो समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। कोई ना कोई बात में बीच में ला देती थी, जिससे बात भटक जाती थी। वो बात को मैं पूरी तरह से बता ही नहीं पाता था। तब कहती है, छोड़ो इन फालतू बातों को, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। लेकिन देखो, ये एक तरह से कर्जा है, इसको रिटर्न करना पड़ेगा। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या क्या ले आई हो मेरे लिए? क्या ले आई हो? तब अपना पैकेट खोलती है, थैला निकालती है और उसमें से लाल मखमली कपड़ा खोलती है। कहती है कि मेरे पास में यही धन है। मैं जब उस धन को देखता हूँ ना, तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। मैं बिजनेसमैन था, मुझे मालूम था कि वो धन कितना कीमती है। खाली सोना था, सोना का भारी भरकम जेवर था। मैं कहता हूँ, ये किसका जेवर है? किसका जेवर लेकर आ गई हो? तब कहती है, किसका क्या क्या मतलब? ये मेरा जेवर है, मेरे लिए मेरे पापा ने बनाया है, मेरी शादी ब्याह करने के लिए। और वो मुझे समझाने की कोशिश करती है, देखो अभी तो मेरा शादी ब्याह नहीं हो रहा है, तभी तो हमारे पास वक्त है। मैं सोची, बहुत दिमाग लगाई कि मैं तुम्हारे लिए धन कहाँ से ले आऊँ। तब मुझे लगा कि मेरे पास ही तो पड़ा हुआ है, अभी तो मेरे कोई काम नहीं आ रहा है, चलो मैं तुम्हें दे देती हूँ। तुम कह रहे थे ना कि धन को तुम दोगुना तुगना सब कुछ कर दोगे, तो ये लो, ऐसे तुम अपना धंधा शुरू करो और जल्दी से जल्दी अपने इस धन को दोगुना तिगुना करो। मेरा धन मुझे रिटर्न कर देना। अब मैं उस लड़की की तरफ देखने लगता हूँ। मैं समझ नहीं पाता हूँ इस लड़की को मैं क्या कहूँ। अरे भला अपना कोई गहना किसी और को देता है। तब मैं कहता हूँ, नहीं, ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगा। ये तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए बनाया है, मैं इसको भला कैसे ले सकता हूँ। तब लड़की मुझे समझाने लगती है, अरे भला मैं तुम्हें क्यों दे रही हूँ? तुम अपना काम करो, गिरवी रख लो, इसको बेचना नहीं, और जब तुम्हारे पास में पैसा आ जाए तो अब छुड़ा लेना और फिर मेरे को लौटा देना। बात भी हो ख़त्म हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तुम तो कह रहे थे ना कि तुम्हें बिजनेस की कला आती है, तो मैं कला देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें आगे बढ़ना देखना चाहती हूँ। मुझे लगा कि जैसे मैं इससे अटूट प्यार करता हूँ, ये भी मुझे प्यार करने लगी है। फिर मैं उसको मना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं उसका जो उपकार था, उसका एहसान जताना भी नहीं भूलता हूँ। कहता हूँ कि आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रही हो? अगर आपके माता पिता पूछेंगे तो क्या जवाब दोगी कि जेवर कहाँ है, क्या बताओगी? कहती है, मुझे भी इतना झूठ बोलने कला आता है, मैं भी तुम्हारी तरह खिलाड़ी हूँ इस चीज़ में, मैं झूठ बोल दूंगी, तुम मेरी चिंता मत करो, अपना काम धंधा आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें आगे बढ़ना देखना चाहती हूँ। और उसके बाद हम दोनों काफ़ी देर तक विचार विमर्श करते रह गए कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। मैं कुछ और काम करने का मूड में था, लेकिन लड़की कहती कि नहीं, तुम कपड़े का ही काम करो, तुम्हारे हाथ में ये कला है और किसी लाइन में तुम हाथ मत डालो। जब तुम्हारे ये लाइन पता है तो इसी लाइन में आओ ना। अब इसके बाद वो अचानक उठ के खड़ी हो जाती है, कहती है, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। अब मैं उसको रोकना चाहता था कि थोड़ी देर और बैठो, थोड़ी देर और बैठो, लेकिन वो रुकती नहीं है। कहती है, पहले तुम जाओ यहाँ से, ये भूत वाला जगह है, ये जो भूतहा कुआं है, कब उसमें से भूत निकल जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तब मैं हंसने लगता हूँ कि देखो, मुझे यहाँ पर आते हुए काफ़ी समय हो चुका है, अभी तक मैंने कोई भूत प्रेत को देखा नहीं है, क्या मजाक कर रही हो? लेकिन वो मजाक नहीं कर रही थी, बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। कहती है, तुम्हें भूत नहीं दिखता, लेकिन मुझे तो दिखता है ना, मैं तो डरती हूँ ना, अब जाओ तुम यहाँ से। फिर कहती है, अब मुझसे मिलना जब जब तुम्हारे पास में पैसा आ जाए, मेरा ये चीज़ तुम्हें लौटाना पड़ेगा, तभी तुम इस जगह पर आना। इससे पहले मुझे मिलने की कोशिश भी मत करना, और ना मैं इस जगह पर मिलूंगी तुम्हें। जब तुम्हारे पास पैसा पूरा हो जाए, जेवर लौटाओ, मेरे पास में लौटाने आओ, तब में हम बैठेंगे, बात करेंगे, बहुत कुछ हम अपने बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी तुम जाओ। मैं अपने घर की तरफ लौट जाता हूँ। बड़ा खुश हुआ था मैं, लेकिन एक बोझ भी था मन पर।
मैं अपनी प्रेमिका का जेवर लेकर के काम स्टार्ट करूंगा। अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उस लड़की ने मुझे इतना सब कुछ बता दिया था कि तुम इस धन को बेच थोड़ी रहे हो, तुम गिरवी रखो, इससे बाद अपना काम स्टार्ट करो, जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तब मुझे लौटा देना, इतनी सी तो बात है। तब मैं अपने घर लौटता हूँ। पापा अब मेरा इंतज़ार करते हैं। मैं अब उनको सब कुछ बता देता हूँ, कुछ छिपाता नहीं। तब कहते हैं कि कौन है लड़की। मैं कहता हूँ जहाँ पर फुटबॉल का मैदान है ना, उसके बगीचा है ना, बगीचा के पास में कोई बस्ती है और वहाँ रहती है। वो फुटबॉल का खिलाड़ी है, उसको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है और मुझे भी। दोस्ती वहीं पर हो गई। तब पापा शक की निगाह से देखने लगते हैं। तेरी वो दोस्त है, तो उससे प्रेम करता है। तब मैं कहने लगता कि हाँ पापा, मैं तो करता हूँ, लेकिन वो करती है कि नहीं करती है मुझे नहीं पता। पापा खामोश हो जाते हैं और कहते हैं बेटा, सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना, जल्दीबाजी किसी चीज़ मत करना। चलो, जब उस लड़की ने तुम्हें इतना दे दिया है तो इसका उपयोग करो। मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, अब जो कुछ करूँगा तुम्हारे साथ में। अब बड़े बेटे के पास बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और उसके बाद में हम बाप बेटे मिल करके सुनारी के पास में अब जेवर जो हमने मिला हुआ था उसको हम गिरवी रखते हैं, और इतना पैसा तो मिल जाता है कि हम अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। उसी मार्केट में हम एक दुकान किराए पर लेते हैं और फिर अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। हाँ, टाइम तो जरूर लगा था, 3 महीने का टाइम लगा था दुकान जमने में, लेकिन अब दुकान हमारी जम चुकी थी। मैं भी बड़ा खुश था, मेरे पापा भी खुश थे। और पापा कहने लगे, देख बेटा, जो भी पैसा बचे ना, सबसे पहले उस लड़की का जो सामान है उसको वापस कर दे। अब मैं कहने लगा कि पापा बस थोड़ा सा और समय चाहिए, इसके बाद मैं सब कुछ मैं कर दूंगा, उस लड़की का जेवर मैं ज़रूर वापस करके आऊँगा। और मैं और मेरे पापा उस दुकान पे जी जान से मेहनत करते थे। और उधर जो भाई थे ना, अब मेरे पापा से शिकायत कर रहे थे कि आप मेरी दुकान पे क्यों नहीं आ रहे हो, ये पैसा कहाँ से आया, इतना सारा पैसा कहाँ से आया। जरूर मेरी दुकान में अब छोटे ने हेरा फेरी किया होगा। भाभी भैया के कान भर रही थी। हम अलग भी हो चुके थे बिजनेस में, लेकिन अभी भी भाभी को पच नहीं रहा था। उनको लग रहा था कि इसके पास में इतना पैसा कहाँ से आ गया, ये सब हमारी दुकान से गबन किया हुआ पैसा है। भाभी को ऐसा ही लगता था। अब जो भैया थे मेरे पापा से सब कुछ शिकायत करते थे, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। और तब पापा को रहा नहीं गया, एक एक बात सब कुछ बता देते हैं कि देख, जेवर गिरवी रख करके उसका कोई दोस्त लड़की है, उसने दिया था। और तब जा कर के हम लोग उस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तू झूठ बोल रहा है, तू अपनी पत्नी के जो बात बोलती है उस पर विश्वास करता है। अगर ऐसा ही विश्वास करता रहेगा ना, देख लेना एक दिन तेरा बिजनेस डूब जाएगा। अभी भी अपने आंखें खोल, सच्चाई देख, कौन झूठा है कौन सच्चा है। पापा ने जी भर के भैया को सुना दिया था। अब इसके बाद भैया को जवाब नहीं दे पाए थे। हाँ, हमारा काम बहुत आगे निकलने लगा था। मेरे पास में इतना पैसा आ जाता है कि मैं अपने आप को रोकता नहीं हूँ। वो जेवर गिरवी जो रखा हुआ था छुड़वाता हूँ, अब फिर फुटबॉल के मैदान में पहुँच जाता हूँ। और जाते जाते बता के जाता हूँ कि मैं उस लड़की से मिलने जा रहा हूँ, आप मेरा इंतज़ार मत करना, हो सकता है कि टाइम भी लगे। पापा समझदार व्यक्ति थे और उसके बाद मान जाते हैं। मैं उस फुटबॉल के मैदान में आता हूँ। रात के करीब 10 बज चुका था। मैं इंतज़ार करता हूँ। अपने साथ फुटबॉल भी लाया था कि बहुत दिन हो चुका, चलो जब लड़की आ जाएगी थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेंगे। लेकिन लड़की नहीं आती है। 11 बज जाता है। मैं कई बार निराशा में भर जाता हूँ। मुझे लगा कि चल के देखना चाहिए। उस बगीचे के दूसरी तरफ में जो बस्ती है, शायद वो मुझे देख ले, शायद उसको पता लग जाए, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। 12 बज जाता है। मुझे लगा कि आज शायद आएगी नहीं। अब चलने के मूड में हो चुका था। तभी जैसे पहले एक बार किया था, उसने जोर का धक्का मारती है। अब मैं फट जमीन पर गिर जाता हूँ। आज भी उसने वैसे किया। खिलखिला के हंसने लगी। अब मैं उसको देखता रह गया था। पहले से भी ज़्यादा वो सुंदर दिखाई दे रही थी। हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अब बड़ी बड़ी उसकी आंखें गजब की थी। अब मैं
अपने आप को रोकता नहीं हूँ, जल्दी से वो जेवर निकालता हूँ और उसको लौटा देता हूँ। ये तुम्हारा अमानत है। कहती है, वाह, इतनी जल्दी तुम्हारा काम हो गया, इतना पैसा कमा चुकी हो। और तब मैं कहता हूँ, हाँ, अब हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी ना। और तब वो निराश हो जाती है। कहती है कि बैठो, तुमसे मैं बहुत कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं बैठ जाता हूँ। मुझे लगा कि इसके शायद घर में कुछ बात बिगड़ गई है, कुछ विशेष बात हो गई है, तभी ये उदास सी लग रही है। चलो बैठ के अब इसकी बात को सुनते हैं। मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ। मैं पूछता हूँ कि बात क्या है, मेरे से दोस्ती नहीं रखना है। हाँ, तब कहती, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती जरूर करना चाहती हूँ, लेकिन समस्या एक है। मैं कहता हूँ, कैसा समस्या? अब बताओ भी, तुमने मेरी मदद किया था, मैं भी तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ, तब कहती, नहीं, समस्या वो नहीं है। मैं बहुत कुछ तुम्हें शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बारे में बताऊंगी तब तुम यहाँ से चले जाओगे। मैं हंस के कहने लगा, अरे कैसी बात करती हो, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। अब कुछ बात है तो बताओ ना, तुम इतना भूमिका क्यों बांध रही हो? और तब कहती है, मेरी बात को सुनोगे? और तब मैं कहता हूँ, हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे, अब जल्दी भी बोलो भी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कहती है, मैं इंसान नहीं हूँ। मैं उसकी बात पर हंसने लगता हूँ और कहता हूँ उसके बाजू पकड़ करके, ये इंसान का हाथ नहीं है तो क्या भूतनी के हाथ है? और तब कहती है, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, मैं इंसान नहीं हूँ और तुम मुझे भूल ही जाओ। अब तुम इंसान हो और मैं कुछ और हूँ, हमारा तुम्हारा मेल हो ही नहीं सकता है। मैं इस रिश्ता को लेकर के काफ़ी सोच विचार करी इतने टाइम तक, और तब मुझे लगा कि नहीं, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। तुम बिल्कुल सीधे साधे इंसान हो, तुम्हारे अंदर में कोई छल कपट ऐसी चीज़ मैंने अभी तक नहीं देखी, और तुम बिल्कुल भोले हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। देखो, आज बस हमारी दोस्ती का यहीं पर एंड है। हाँ, मैं तुमसे आग्रह करूंगी कि तुम इस जगह पर दोबारा मत आना रात के टाइम में। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की बोल रही है आखिर सच्चाई क्या है। मेरे सामने इंसान की तरह बैठी हुई है, मैं उसका हाथ पकड़े हुए था, मैं उसको महसूस कर रहा था, और वो कह रही है कि मैं इंसान नहीं हूं, तो हो क्या भाई? मैं उससे पूछता, तुम हो कौन? तुम तो कह रही थी कि बगीचे के उस दूसरी तरफ में मेरा घर है। वो हंसने लगती है और कहती है, हाँ, मैंने झूठ बोली हूँ। मैं बताई ना कि मैं झूठ बोलने में बहुत मास्टर हूँ। जैसे तुम अपने लाइन में मास्टर हो, बिजनेस लाइन में, वैसे मैं झूठ बोलती हूँ, लोगों को भरमाती हूँ, और कई बार मेरे भरम में लोग पड़ जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। तुम बहुत ही भोले इंसान हो, मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती। मुझे अब तुम भूल जाओ, तुम अपने रास्ते पर जाओ और मुझे अपने रास्ते पर रहने दो। मैं उसको अभी तक भूत प्रेत मान नहीं रहा था। अब मैं कहने लगा कि नहीं नहीं, तुम कहाँ से भूत प्रेत हो, तुम तो इंसान की तरह हो। अब तुम्हें मैं भूत प्रेत जैसी ऐसी कोई चीज़ देख नहीं पा रहा हूँ, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ। कहती, मुझे अब सब कुछ बताना ही पड़ेगा। कहती, उठो, तुम मेरा घर देखना चाहते थे ना? मैं कहता हूँ, हाँ, क्या अपने घर पर लेकर चलोगी? कहती, हाँ, आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मेरे बाजू पकड़ती है, उठ के खड़ी हो जाती है, अब मुझे खींचते हुए लेके चल पड़ती है उसी भूतहा कुआं के पास में। उस भूतहा कुआं के पास जाती है और कहती है, यही है मेरा घर, मैं इसी में रहती हूँ, मैं इसी में हमेशा रहती हूँ। रात के टाइम निकलती हूँ, इधर उधर घूमती हूँ और फिर इसी में आकर के अपना सो जाती हूँ। यही मेरा घर है, यही मेरे दुनिया है, इसी दुनिया में मैं रहती हूँ। अब बोलो, मेरे घर में चलोगे? अगर हिम्मत हो तो चलो, छलांग लगाते हैं हम दोनों। सच कहूँ ना, मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। प्रेम का हवा जैसे गुब्बार बन करके फट चुका था। मैं दहशत में पड़ चुका था, आंखें जैसे मेरी पथरा गई थी, मेरा बदन कांप रहा था। क्या मतलब, सचमुच में ये लड़की कोई प्रेतात्मा है? मैं तो इंसान समझा था, इसने तो मेरी मदद भी किया। कोई प्रेतात्मा किसी को मदद करती है क्या? नहीं नहीं नहीं।
लेकिन अगले पल जो मैं देखता हूँ, वो लड़की कुएं में छलांग लगा देती है। छपाक से पानी की आवाज आती है। अब फिर पानी शांत हो जाता है। कुएं से आवाज आती है, चले जाओ आप इस जगह से। यहाँ पर मेरे अलावा और भी आत्माएं रहती हैं और हर आत्मा मेरी तरह नहीं होगी, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। अब जाओ भी, निकल जाओ यहाँ से। मेरी सांस धोखने की तरह चलती है और इसके बाद मैं दौड़ने लगता हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं सही रास्ता पकड़ा था। जब मैं अपने बस्ती में कॉलोनी में पहुँच जाता हूँ और दरवाज़ा पीटता हूँ, तब मेरे पापा आके दरवाज़ा खोलते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं रोक नहीं पाता हूँ, पापा से लिपट जाता हूँ और दहशत में भरा रहता हूँ। पापा मेरे कमरे में मुझे लेके जाते हैं और कहते हैं, शांत हो जा, शांत हो जा, बात क्या है, बात क्या है, क्या हुआ तेरे साथ में, क्या हुआ, कुछ बोलेगा भी? और तब मैं जब सांस लेने लगता हूँ सही ढंग से, और तब मैं पूरी बात बताता हूँ। वो बात सुन करके मेरे पापा भी दहशत में आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ मैंने भी सुना था, वो कुआं जो है खेल के मैदान के पास में बहुत पुराना कुआं है, अंग्रेजों के टाइम का है और कई लोगों का मानना था कि उसमें भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं। चलो अच्छा हुआ उस लड़की से तुम्हें छुटकारा मिल गया। आज के बाद उस जगह पर कभी नहीं जाओगे। वो लड़की कोई सच्ची आत्मा थी और तभी तुम्हारी मदद किया और तुम्हें उस जगह से वाकिफ कराया। इस जगह पर अंधेरे में मत कभी आना। हर आत्मा एक जैसी नहीं होती है, क्या पता कौन सी आत्मा उस टाइम में तुम्हारा नुकसान पहुंचा दे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जोगिंदर जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझ तक भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई वाले बटन को अवश्य दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।